आज हम शुरू करेंगे सतह रसायन। सतह रसायन के जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वो है सतह रसायन क्या है, अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, अधिशोषण ऊष्मा क्या है, अधिशोषण के प्रकार और उनमें अंतर इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। वेलकम बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे सतह रसायन। यह आपका अध्याय 5 है और डे बाय डे इसे हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सतह रसायन जो है इसे इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या होता है ये सतह रसायन? तो देखिए, सतह किसे कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ की दो प्रवस्थाओं को अलग करने वाली सीमा को हम सतह कहते हैं। जैसे ये पेन है, तो पेन और हवा इसको पृथक करने वाली सीमा कौन है? ये इसकी ऊपरी भाग, तो इसे हम इसकी क्या कहेंगे? सतह। ये बोर्ड है, बोर्ड और हवा को पृथक करने वाला ये जो इसका भाग है ये इसकी क्या कहलाएगा? सतह कहलाएगा। मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, ये आपका एक पदार्थ है, तो इसका ये अंदरी भाग इसे हम कहते हैं स्थूल, और इसके बीच में जो अंतर करने वाली परिसीमा है, जो रेंज है, इसे हम कहते हैं सतह। और सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन, सतह पर किसी का आकर चिपकना, सतह पर आकर किसी पदार्थ का क्रिया करना, उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं सतह रसायन। तो परिभाषा आपको दिख ही रही होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतहों पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सतह किसे कहते हैं? तो पदार्थ की दो प्रवस्थाओं को अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ ये पूरा पदार्थ है, यहाँ ये वायुमंडल है, तो इसे पृथक करने वाली परिसीमा ये क्या कहलाएगी? सतह। और पूरा पदार्थ जो भीतर से है, इस पदार्थ को हम कहते हैं स्थूल। अब मान लीजिए आपने एक स्पंज लिया, इस स्पंज को आपने पानी में डुबोया, तो पानी के कण इसके भीतर तक प्रवेश कर जाएंगे, पूरे स्पंज में पानी के कण भर जाएंगे। तो पूरे स्थूल में जब एक पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ पर जाकर प्रवेश कर जाता है, तब उस घटना को पदार्थ का एक पदार्थ के दूसरे, किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के भीतर तक प्रवेश कर जाने की घटना को हम कहते हैं अवशोषण। चूंकि अवशोषण पूरे पदार्थ में हो रहा है, इसलिए ये सतह पर होने वाली क्रिया नहीं है। इसलिए सतह रसायन में अवशोषण का अध्ययन नहीं किया जाता। तो वो कौन सी घटना है जिसका हम सतह रसायन में अध्ययन करते हैं? तो उसके लिए शब्द है अधिशोषण। देखिए, शोषण है, शोषण में यदि अवशोषण है तो अवशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। स्पंज को पानी में डुबोइए, पानी के कण स्पंज के भीतर तक जाएंगे, तो इस घटना को हम कहेंगे अवशोषण। आप किशमिश को पानी में भिगोइए, किशमिश पूरी अंदर तक भीग जाएगी, उसमें भी वो अलग से घटना कहलाती है, वो कहलाती है परासरण, जब किसी झिल्ली से होकर कण जाते हैं। तो एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का भीतर तक प्रवेश कर जाना, उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के भीतर तक ना जाकर केवल उसकी सतह पर आकर जुड़ता है, तो ये घटना कहलाती है अधिशोषण। तो अधिशोषण में गैस या विलयन में घुलित पदार्थों का ठोस या द्रव पदार्थ की केवल सतह पर एकत्रित होना। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? इसमें पदार्थ केवल किस पर एकत्रित होंगे? सतह पर। तो ये क्रिया कहलाएगी अधिशोषण। तो अधिशोषण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अधिशोषण की यदि हमें परिभाषा देनी है तो अधिशोषण केवल कहाँ पर होगा? सतह पर। तो गैस या विलयन में विलेय पदार्थों का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्लियर हो गया होगा। अधिशोषण कैसी घटना है? तो अधिशोषण पृष्ठीय घटना है।
इस पर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि अधिशोषण कैसी घटना है। तो यह एक पृष्ठीय घटना है, केवल पृष्ठ पर होती है। द्रव या ठोस की सतह पर गैस या द्रव के अणु आकर क्या होते हैं, उसमें जो विलेय पदार्थ है वो आकर सतह पर एकत्रित होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के भीतर तक चला जाता है, स्थूल में प्रवेश कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। अब अधिशोषण में दो शब्द होते हैं, एक होता है अधिशोष्य और एक होता है अधिशोषक। अब किसे हम अधिशोष्य कहेंगे और किसे हम अधिशोषक कहेंगे, ये देखते हैं। तो वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, ये मान लीजिए ये कोई पदार्थ था, मान लीजिए आपका कंबल ही था, इस कंबल पर धूल के कण आकर बैठ गए, या ये आपके घर का टेबल था जिस पर धूल के कण आकर एकत्रित हो गए। तो जिस पर एकत्रित हुए हैं, जिसकी सतह पर, उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। और जो पदार्थ आकर जुड़ता है, ये धूल के कण, तो ये धूल के कण क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य। तो अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर जाकर जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण। तो गैस या विलयन में विलेय पदार्थों का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कैसी घटना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है। आप अधिशोष्य किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो सतह पर जाकर जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य। और जिसकी सतह पर जाकर जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। अब देखिए, आप जैसा अभी मैंने बताया, ये आपके घर का टेबल है, टेबल पर आकर धूल के कण उसकी सतह पर एकत्रित हो गए, अंदर प्रवेश नहीं किया, तो ये घटना क्या कहलाएगी, अधिशोषण कहलाएगी। धूल के कण जो जाकर आपका टेबल की सतह पर एकत्रित हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोष्य। और जिसकी सतह पर एकत्रित हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। मान लीजिए ये कंबल है, कंबल में धूल के कण ऊपरी सतह पर जाकर जुड़ रहे हैं, तो कंबल आपका कहलाएगा, या वह वस्त्र जिस पर धूल जुड़ रही, चिपक रही है, वो कहलाएगा अधिशोषक। और ये धूल के कण क्या कहलाएंगे, अधिशोषक। लेकिन ये केवल कहाँ होता है, ऊपरी सतह पर होता है, इसमें कण भीतर तक प्रवेश नहीं करते। आपने देखा होगा, आपने चौक लिया और उस सफ़ेद चौक को आपने स्याही में डुबोया, तो स्याही में डुबोने के पश्चात आप जब चौक को तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि स्याही से ऊपरी सतह पर तो नीला रंग या काला रंग जो भी स्याही थी वो है, लेकिन अंदर से चौक कैसी है, सफ़ेद है। तो आपने चौक को लिया, स्याही में डुबोया। स्याही में दो चीज़ें हैं, एक विलायक है और एक क्या है, विलेय है। तो विलेय के कण केवल ऊपरी सतह पर जाकर चौक को नीला या काला कर दिए हैं, लेकिन विलायक जो उसका माध्यम है पानी, वह भीतर तक प्रवेश कर गया है। तो विलायक का अंदर तक जाना अवशोषण है और किसी पदार्थ का केवल सतह पर जुड़ना अधिशोषण है। जिसकी सतह पर जुड़े हैं वो अधिशोषक, और जो आकर नीली स्याही विलेय जो जुड़ा है ये क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है और अधिशोषक किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सतह रसायन कहलाती है। सतह किसे कहते हैं, तो पदार्थ की दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा सतह कहलाती है। पूरा पदार्थ का जो भीतरी भाग है ये स्थूल कहलाता है, और जो सतह होती है, जो परिसीमा दो माध्यमों को, जो दो प्रवस्थाओं को जो अलग करती है, उसे हम सतह कहते हैं। सतह पर जब एक पदार्थ के कण आकर केवल सतह पर जुड़ते हैं तो वो घटना अधिशोषण कहलाती है, और जब कण भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं तो उसे अवशोषण कहते हैं। जो पदार्थ सतह पर आकर जुड़ता है वो अधिशोष्य कहलाता है, और जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी पदार्थ की सतह पर एक पदार्थ का आकर जुड़ना अधिशोषण है, और एक पदार्थ के भीतर तक दूसरे पदार्थ का प्रवेश कर जाना अवशोषण। तो इन दोनों में और मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, केवल सतह पर होती है। इसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के भीतर तक प्रवेश नहीं करते। जैसे आप यदि सिलिका जेल लें, तो सिलिका जेल की उपस्थिति में सिलिका जेल लिया, आपने नमीयुक्त वायु में उसे रखा, तो सिलिका जेल केवल अपनी ऊपरी सतह पर जलवाष्प को अधिशोषित करती है। जलवाष्प के कण इसके भीतर तक प्रवेश नहीं करते। तो जब पदार्थ के कण दूसरे के भीतर तक प्रवेश नहीं करते, केवल सतह पर रहते हैं, आपने दीवार पर
पर पेंटिंग करवाई तो दीवार की पेंटिंग में पेंट दीवार के भीतर तक प्रवेश नहीं करता, केवल सतह पर रहता है। तो सतह पर होने के कारण ये कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। जबकि आपने स्पंज को पानी में डुबोया तो पानी के कण स्पंज के भीतर तक प्रवेश कर गए, मतलब ये पूरे स्थूल या पूरे माध्यम में होने वाली घटना है। तो वो क्या कहलाएगा? अवशोषण। और सतह पर है तो ये क्या कहलाएगा? अधिशोषण। चूंकि सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इसलिए ये पदार्थ आकर दूसरा पदार्थ इससे जुड़ता है। इसलिए प्रारंभ में तो ये तीव्र गति से होता है क्योंकि सारी संयोजकताएं खाली रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे संयोजकताएं भर जाती हैं, होने वाली क्रिया की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसमें पूरी क्रिया एक समान गति से चलती है जब तक पूरा भीतर तक प्रवेश नहीं कर जाएगा। अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, केवल वो कहाँ होता है? बाह्य सतह पर। तो सांद्रण हमें पदार्थ जो जुड़ने वाला अधिशोष्य है वो कहाँ पर अधिक मिलता है? सतह पर अधिक मात्रा में मिलता है और अंदर उसका प्रवेश नहीं होता। इसमें अंदर व बाहर दोनों जगह सांद्रण पानी के कण यदि यहाँ है तो स्पंज की ऊपरी सतह पर भी अंदर व बाहर पदार्थ का सांद्रण समान रहता है। अब मान लीजिए आपका कंबल था, इस पर धूल के कण आकर बैठ गए हैं, आपने कंबल को झटकाया, धूल के कण पृथक हो गए। मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक को हम पृथक भी कर सकते हैं। इसे पृथक करने की ये क्रिया कहलाती है विशोषण। लेकिन यदि पदार्थ का अवशोषण हुआ है तो उसे सामान्य विधियों द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। पदार्थों का पृथक्करण कैसा होता है? पदार्थों का पृथक्करण इसमें विशिष्ट विधियों द्वारा होता है। विशिष्ट विधियों में हम जैसे बोल दें वाष्पन करना पड़ेगा या क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा, तो इन विधियों का उपयोग करके हम पदार्थों से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। तो ये मुख्य अंतर थे किसमें? अधिशोषण और अवशोषण में। इसमें मेनली ये बात याद रखिए कि अधिशोषण कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, अवशोषण पूरे माध्यम में होने वाली क्रिया है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र और बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया एक समान गति से चलती है। अधिशोषण में पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक और भीतर बहुत कम होता है। इसमें पदार्थ का सांद्रण अवशोषित होने वाले पदार्थ का अंदर और बाहर सांद्रण कैसा रहता है? एक समान। अधिशोष्य और अधिशोषक को हम हटा सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? विशोषण। और इसमें पदार्थों का जो पृथक्करण है, वह पदार्थ जिसने अवशोषित किया है उन दोनों को आपस में आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। हमें इसके लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग करना पड़ता है, जो क्या हैं? वाष्पन है, क्रिस्टलीकरण है, ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इन्हें आपस में पृथक कर सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं। देखिए, यदि आप के पास यहाँ जल वाष्प है, पूरे में कोई क्रिया आपने करवाई जिसमें पूरे में ये जल वाष्प के अणु थे, और आपने यहाँ दो चीज़ें रखी। यहाँ रख दिया सिलिका जेल का टुकड़ा। सिलिका जेल ये आप सभी ने देखी होगी, जब आपके यहाँ थर्मस आता है या कोई फ्लास्क आते हैं या नया सूटकेस आए तो उसमें एक पाउच में कुछ दानेदार भरा रहता है, वो सिलिका जेल होती है। और यहाँ आपने रख दिया निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। क्या रखा यहाँ? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे तो ये जल वाष्प के कण इसमें भीतर तक प्रवेश कर जाएंगे। चूँकि जल वाष्प के कण यहाँ क्या भरा हुआ है? अधिक मात्रा में है, ये जल वाष्प है। जल वाष्प के कण इसके भीतर तक प्रवेश कर गए, इसलिए ये घटना क्या कहलाएगी? अवशोषण। और इसमें सिलिका जेल में जल वाष्प के कण भीतर तक प्रवेश ना करके केवल इसकी ऊपरी सतह पर जाकर एकत्रित हुए, तो ये घटना क्या कहलाएगी? जिसमें कण भीतर तक प्रवेश नहीं किए हैं, केवल ऊपरी सतह पर जुड़े हैं, इसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषण। तो आई थिंक आपको अधिशोषण और अवशोषण दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। चूँकि सतह रसायन सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इस चैप्टर में हम अधिशोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं अधिशोषण की ऊष्मा। अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? तो जब भी किसी ठोस पर, मान लीजिए आपका ये ठोस था, इस ठोस ने 1 मोल अधिशोष्य को अधिशोषित किया। जब भी कोई ठोस अधिशोष्य को अधिशोषित करता है तो सतह पर अपशिष्ट बल जो होते हैं, अवशिष्ट बलों के मान में कमी आती है। अवशिष्ट बलों के मान में आई कमी पृष्ठ ऊर्जा में क्या कर देती है? कमी कर देती है, जो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। इसलिए जब भी कोई अधिशोषक पर अधिशोष्य का अधिशोषण होता है तो ये एक कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। किसी भी ठोस की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य के
अधिशोषित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन। क्या कहा हमने? किसी अधिशोषक की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन कहलाता है अधिशोषण की ऊष्मा। क्लियर है? तो जब भी कोई पदार्थ किसी को 1 मोल पदार्थ को अधिशोषित करेगा सतह पर, अधिशोषण है तो सतह पर ही होगा, तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वो अधिशोषण की ऊष्मा कहलाएगा। चूंकि इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इसमें आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब भी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं तो उनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक। इसलिए अधिशोषण में भी डेल्टा एच ऋणात्मक होगा। देखिए, जब कोई अधिशोषित हो जाता है ठोस की सतह पर, तो उसकी जो गति होती है उसमें ये क्या कर देता है? कमी कर देता है। चूँकि अणुओं की गति को ये प्रतिबंधित करता है, इसलिए एंट्रोपी अव्यवस्था कम हो जाती है और एंट्रोपी का मान भी कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। चूँकि ये दोनों मान ऋणात्मक हैं, इसलिए डेल जी हमेशा कैसा रहता है? इसमें ये स्वतः परावर्तित प्रक्रम होता है और इसमें डेल जी का मान हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा इसमें कैसा होगा? ऋणात्मक। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? तो किसी ठोस द्वारा 1 मोल अधिशोष्य को अधिशोषित करने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन अधिशोषण की ऊष्मा कहलाता है। चूँकि इसमें अवशिष्ट बलों के मानों में कमी आती है, पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है, इसलिए अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इसमें 3 चीज़ें, इसमें डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है, डेल्टा जी सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होगा। अब चूँकि डेल्टा जी ऋणात्मक होगा, यदि हम कहें कि इसमें साम्य आना है, तो साम्य की स्थिति में देखिए डेल्टा जी क्या होता है? तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। साम्य की स्थिति में डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। और ये कब हो सकता है? जब डेल्टा एच और टी डेल एस दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तुल्य हो जाएं। तो आपका डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? 0। और इस स्थिति में क्या स्थापित हो चुका होगा? साम्य स्थापित हो चुका होगा। तो अधिशोषण की ऊष्मा 1 मोल अधिशोष्य के ठोस की सतह पर अधिशोषित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन अधिशोषण की ऊष्मा कहलाता है। इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है, एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। साम्य की स्थिति में डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कब आएगा? डेल एच और टी डेल एस एक दूसरे के क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। क्लियर है? अब जो अधिशोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। देखो बच्चों, जो अधिशोषण होता है, अभी मैंने बताया अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब कब हम अधिशोषण को भौतिक कहेंगे और कब हम इसे रासायनिक अधिशोषण कहेंगे, ये देखिए। यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध दुर्बल है, दुर्बल कितने? तो वंडर वॉल्स बल जितने दुर्बल बंध हैं, तो इस अधिशोषण को हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण। मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन बहुत दुर्बल बल से जुड़े हैं। वंडर वॉल्स बल जितना दुर्बल बल है, तो इस अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहेंगे। इसे भौतिक शोषण भी कहते हैं। यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध प्रबल हैं, जैसे रासायनिक बंध होते हैं, रासायनिक बंधों के समान प्रबल बंध हैं, उनमें क्रिया होकर कोई रासायनिक बंध बन गया है, तो उस अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध कैसे होते हैं? दुर्बल। कितने दुर्बल? तो जैसे वंडर वॉल्स बल होता है। यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध रासायनिक बंधों जैसे प्रबल है, मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में क्रिया कर चुके हैं, तो जो अधिशोषण होगा वो रासायनिक अधिशोषण होगा, क्योंकि रासायनिक बंध जब भी बनेगा वहाँ पर क्रिया संपन्न होगी। तो देखिए, यदि आपने एक कंबल लिया है या आपके घर का टेबल है, इस टेबल पर आकर धूल के कणों का बैठ जाना, धूल आकर बैठ गई, तो इसमें दोनों के मध्य बंध कैसा है? दुर्बल। जब आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं धूल को। तब ये अधिशोषण कौन सा अधिशोषण होगा? भौतिक अधिशोषण।
यदि आपने लोहा रखा था, लोहे में नमी और वायु की उपस्थिति में जंग लग गया, तो इन दोनों के बीच, लोहे और नमी के बीच और वायु के बीच ये जो बंध बना, जो रासायनिक बंध बना, जिससे आपका ये जो लोहा था ये Fe2O3 में बदल गया, जंग में परिवर्तित हो गया, तब इस अधिशोषण को हम कौन सा अधिशोषण कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। जुड़े इसमें भी ऑक्सीजन और गैसें और नमी जाकर, लेकिन उनके बीच क्रिया हुई और सतह पर क्या बन गया? Fe2O3। रासायनिक बंधों जैसे प्रबल बंध इनके मध्य बन गए, तब इस अधिशोषण को हम कौन सा अधिशोषण कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य भौतिक अधिशोषण में आकर्षण बल क्या होता है? वंडर वॉल्स पर जैसे दुर्बल बल होते हैं। इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंधों जैसे प्रबल होते हैं और इनके मध्य क्रिया होती है और इनमें क्रिया नहीं होती। ये जो भौतिक अधिशोषण होता है, इस भौतिक अधिशोषण की प्रकृति जो होती है ये कैसी होती है? उत्क्रमणीय। इस उत्क्रमणीय प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि जब हम चाहें तो अधिशोष्य और अधिशोषक को आपस में पृथक कर सकते हैं। क्लियर है? और इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य एक बार बंध बन गया तो उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कैसी प्रकृति के होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा था अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध दुर्बल होते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध प्रबल होते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, दोनों दिशाओं में चल सकता है। और रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान बहुत कम होता है और इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है और ये मान 30 से 240 किलो जूल पर मोल तक होता है। क्लियर है? तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ये ऊष्मा बढ़ जाती है 3 से 240 किलो जूल पर मोल। जो भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है, ताप बढ़ा दिया जाए तो इसका मान कम हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर भी संपन्न हो सकता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है ये बहुपर्तीय होता है। बहुपर्तीय से क्या तात्पर्य है? तो मान लीजिए धूल के कण आकर बैठे, इसके ऊपर दूसरे धूल के कण बैठ गए, इसके ऊपर और बैठ गए, इस तरह बहुपर्तीय होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में यदि ये आयरन था और यहाँ पर इसकी क्रिया से Fe2O3 बन गया है, तो अगले अणु को यदि यहाँ पर आता भी है तो उसे Fe क्रिया के लिए उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए कैसा होता है? एक परतीय होता है। क्लियर है? तो ये बहुपर्तीय होता है और ये कैसा होता है? एक परतीय होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है ये विशिष्ट नहीं होते, ये विशिष्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपके धूल में रेत अधिक थी, रेत आकर बैठी, यदि धूल में कोई और कण होंगे तो कोई और कण आकर बैठेंगे, तो ये विशिष्ट नहीं होता। कोई भी पदार्थ है जो सतह पर जुड़ने जा रहा है, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, कोई भी पदार्थ एक दूसरे से आकर जुड़ सकते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? विशिष्ट होता है। जैसे ये आयरन था, यदि ये लोहा था तो ये वायु और नमी से ही क्रिया करेगा। यदि वातावरण में नाइट्रोजन है तो उससे क्रिया कर ले, ये संभव नहीं है ना? तो ये कैसे होते हैं? जो आपके भौतिक अधिशोषण होते हैं ये विशिष्ट नहीं होते, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं ये अत्यंत विशिष्ट होते हैं। तो आपको ये अंतरों का ध्यान रखना है। एक बार अंतर फिर से सुन लीजिए। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य बंध दुर्बल होते हैं। इसमें मध्य जो अधिशोष्य और अधिशोषक है उनके मध्य रासायनिक बंधों के समान प्रबल बंध होते हैं। ये उत्क्रमणीय होता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है 20 से 40 और इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर भी हो सकता है। भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, बहुत सारी परतें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बनती हैं। ये कैसा होता है? केवल एक परतीय होता है। एक आणविक परत, एक यौगिक की परत एक बार बन गई, उसके ऊपर अन्य परतें नहीं बनती। ये विशिष्ट नहीं होते और ये कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो ये अंतर आपको याद करने हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो में आपने देखा अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है, अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है और अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं।